तो कल हमने किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने जानी थी। कोई रिकॉल कर सकते हैं ऑर्डर के बारे में? किसी एलिमेंट का ऑर्डर, ए का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एट से एट से इनवर्स सेम होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसा पढ़ा था हमने। यस सर। अच्छा, उसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी। ऑर्डर ऑफ बी बराबर होगा। और किसी सर एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होगा, ऐसा भी पढ़ा था। यस सर। Yes, sir. और अगर ए टू द पावर एन ई आ रहा है या एन अच्छा नहीं लग रहा है एम कर लो, तो इसका मतलब है जो भी ए का ऑर्डर होगा वो हमेशा एम को डिवाइड करेगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर पे थोड़ी सी जानकारी हमारी हो गई। ठीक है, हम इसे आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज वाली एक दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है तो हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक दो दिनों से शाम की क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी, मैं उसके लिए सॉरी कहूंगा। अब नहीं होगी डिस्टर्ब, कोई बात नहीं। आज और कल तो क्लास कर ही लेते हैं। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख, 4 को छुट्टी कर देंगे। फिर आप ही लोग जैसा बताएंगे तब कंटिन्यू करेंगे। फिर कल पूछ लिया जाएगा आपसे। अब मैं कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी कोई ग्रुप के एलिमेंट हैं सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए एंड ऑर्डर ऑफ ए मान लेता हूं एम, ऑर्डर ऑफ बी एन सच दैट जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1। मतलब जो ए और बी के ऑर्डर हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम एन। एम एन मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। तो एक एलिमेंट का ऑर्डर पता है, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर पता है, तो उनका जो कंपोजिशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है जब उनके ऑर्डर आपस में रिलेटिवली प्राइम है तब है। तो इसीलिए इसको थ्योरम नहीं बनाया हमने, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन के तौर पर कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ए बी इक्वल टू बी ए लिखने का ये मतलब नहीं है कि ग्रुप एबिलियन है। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये बात लिख देता हूं, नोट दैट जी मे नॉट बी एबिलियन। ग्रुप का एबिलियन होना जरूरी नहीं है। हाँ, ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं तब ऐसा होगा कि उनका ए और बी के कंपोजिशन से जो नया एलिमेंट मिला ए बी, उसका ऑर्डर एम एन होगा अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम है। क्या हर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक। अब आपको दिया हुआ क्या है, देखिएगा, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए एम है और ऑर्डर ऑफ बी एन है। इसका मतलब हुआ m and n are the least positive integers, such that a to the power m e है और b to the power n p e है। तो हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे फोकस किए रखना है बाद में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें ए बी के बारे में बात करनी है। नाउ
ए बी टू द पावर एम वो हम ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी और बी ए बराबर है, तो कम्यूट कर रहे हैं, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं ना आपस में। और कभी भी अगर ए और बी कम्यूट करें तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। ठीक हो गया। तो सॉरी, मैं एम एन ले लेता हूँ, तो दोनों साइड पावर एम एन हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम टू द पावर एन, और इसको लिख सकते हैं बी टू द पावर एन टू द पावर एम। उससे दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो ए बी टू द पावर एम एन इक्वल टू ई, ये आ गया आपके पास। तो अब हमें यही, तो ए बी का ऑर्डर एम एन जो आ जाता फिर तो आंसर ही आ जाता। तो हम यही क्लेम कर लेते हैं। चलो, अब हमारा दावा ही यही रह जाएगा। चलो, we claim that ऑर्डर ऑफ ए बी एम एन है। हम ये प्रूफ कर देंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये दिखाऊं कि दैट इज, इसका मतलब हुआ एम एन इज, हम ये दिखाना चाह रहे हैं एम एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power mn equal to e। हमें यही दिखाना है कि mn सबसे छोटा है। अच्छा, तो मैं ये दिखा देता हूं, कोई और अगर ए बी की कुछ और पावर में भी अगर आइडेंटिटी आता है तो mn उसको डिवाइड करेगा। मैं ये दिखा दूंगा। तो छोटा कौन हो जाएगा फिर? मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी की कोई और पावर ले लूं मैं कुछ और अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि mn उस नंबर को डिवाइड करता है। तो सबसे छोटा mn ही हो जाएगा नहीं? यस सर। ठीक हो गया। फिर अब ये सोचना है फिर कैसे किया जाए, ये देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं, सपोज आर कोई नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए टू द पावर बी आर, ये आर। ठीक है, हम ये दिखा मान लेते हैं। तो अब मैं ये दिखाऊंगा कि mn जो होगा वो r को भी डिवाइड कर दे। अगर मैं ये दिखा दूं तो फिर ठीक है, इसका मतलब सबसे छोटा mn ही है। बस यही दिखाना है। तो ए बी टू द पावर आर है, तो इसका मतलब ए टू द पावर आर बी टू द पावर आर हो जाएगा। आप ऐसा फिर कैसे लिख सकते हैं? वही दोबारा रीजन कि ए बी इक्वल टू बी है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से ए टू द पावर आर इक्वल टू हो जाएगा बी टू द पावर माइनस आर। तो मैं अगर दोनों साइड एन पावर कर दूं, बी है ना इधर, ठीक है, तो बी टू द पावर माइनस आर एन ऐसा कर दें अगर हम लोग, तो इससे आइडेंटिटी राइट हैंड साइड को बना सकते हैं क्या? सोचिएगा, राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं? सर ई। बी टू द पावर एन टू द पावर, बी टू द पावर एन ई था, तो ई आ गया। तो ए टू द पावर एन आर इक्वल टू ई है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन आर हुआ या नहीं? यस सर। ऑर्डर ऑफ ए क्या था? एम डिवाइड्स एन आर। इसका मतलब क्या हुआ? एम डिवाइड्स आर एज, क्यों? जीसीडी ऑफ एम एन कितना आया था? सर वन। वन था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं
ठीक है। अब यार यहां से मैंने n पावर किया, फिर दोबारा यहां से m पावर कर लेता हूं, अगेन फ्रॉम 2। a to the power r m, b to the power minus r m, ऐसा कर लेते हैं। तो आप लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं a to the power m to the power r, b to the power minus m r। तो ये e है, तो b to the power minus m r, e to the power minus r, b to the power m r। तब भी ये b to the power m r इक्वल टू e ही आना है, तो यहां भी यही आएगा, ऑर्डर ऑफ b डिवाइड्स m r। ऑर्डर ऑफ b आपने n लिखा था, तो m डिवाइड्स m r, दिस इंप्लाई n डिवाइड्स r एज जीसीडी ऑफ mn 1 है। तो अब प्लीज ध्यान दीजिए, m भी r को डिवाइड करता है, n भी r को डिवाइड करता है, तो इनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा या नहीं? Yes, sir. Since m divides r and n divides r, इसका मतलब एलसीएम ऑफ mn डिवाइड्स r। एलसीएम ऑफ mn क्या है? mn सर रिलेटिवली प्राइम है। क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है, फिर वही लिखना होगा, जीसीडी mn 1 है, तो mn डिवाइड्स r। तो फिर आपने ये दिखाया कि a की पावर mn आइडेंटिटी है, और अगर a की पावर r भी आइडेंटिटी है, तो mn r को डिवाइड कर रहा है। तो मतलब क्या समझ में आया? So mn is the least positive integer such that av की power m mn is the least पॉजिटिव इंटीजर। अगर रिलेटिवली प्राइम ना हो तो बच्चों ये रिजल्ट ये भी दे रहा है आपको, जो भी एलसीएम होगा, mn is the least positive integer such that ab to the power mn ही आ रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर यही ऑर्डर भी है फिर, और जहां ये ऑर्डर ऑफ ए था और दूसरा ऑर्डर ऑफ बी था। तो ये क्वेश्चन था एक छोटा सा, तो अगर दो एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिवली प्राइम है तो ऑर्डर पे काम करना था, और ऑर्डर पे काम बहुत शानदार चीज है बच्चों, ये करना ही करना है, सभी को सीखना ही है। साइक्लिक ग्रुप अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो आप लोगों को तो बोलिए प्लीज, समझाना हो तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है फिर, अच्छे सवालों में से है ये। न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज करेंगे इसको, लेकिन इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन तब है जब ए और बी कम्यूट करें और उनके ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम, अदरवाइज ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको काफी मदद करेगा, एक्चुअल में वो मदद करेगा आपको जब साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स कैलकुलेट होंगे। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत शान ध्यान से देखिएगा। If A belongs to G such that order of A equal to M, then order of A to the power N equal to M upon GCD of M, या उसको D नाम दे दें तो M upon D। ये प्रूफ करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है,
मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज इसको समझना जरूरी है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर आपको पता है ए का, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, ए क्यूब का ऑर्डर क्या होगा, ये सब आप यहां से निकाल सकते हैं। ए की डिफरेंट पावर, क्यों? क्योंकि ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो क्लोजर से ए स्क्वायर ए क्यूब भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे। एक का पता लगेगा तो आप उसकी ए की जितनी पावर उस ग्रुप के अंदर है सबका ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, क्या मैं ये समझा पाया आपको? ये इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन सर। है। ठीक है, जो गिवन है वहां से लेते हैं। सिंस order of a equal to m, this implies m is the least positive integer such that a to the power m equal to e। ठीक, ये हमारे पास है। लेट जीसीडी ऑफ mn, हम उसको d मान लेते हैं, वो हमने माना ही था वैसे स्टेटमेंट में, ये मान लिया। इसका मतलब है d डिवाइड्स m एंड d डिवाइड्स m, यही मतलब हुआ कि d के डिवाइड करने पे जो आएगा वो इंटीजर आएगा या नहीं? यस सर। तो that is m upon d and n upon d are integers and अगर आप ये दोनों भी इंटीजर हैं तो फिर अगर इनका जीसीडी निकाल दें तो सो 1। 1 आना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों 1 नहीं आया तो इसका मतलब कुछ और कॉमन आ जा रहा है 1 के अलावा, तो फिर d सबसे बड़ा डिवाइजर नहीं है, कुछ इससे भी बड़ा हो सकता था। लेकिन आप तो कह रहे हैं d ही सबसे बड़ा डिवाइजर है m और n का, तो फिर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता m अपॉन d n अपॉन d। क्या ये लाइन हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है भाई, फिर अगर ये क्लियर है। नाउ a टू द पावर n की पावर मैं ऐसा कर लेता m अपॉन d, तो a का ऑर्डर m था तो a टू द पावर m n d अपॉन d आएगा ये। तो मैं इसे अच्छा जन से नहीं लिख पाया, ब्रैकेट में पूरा ऊपर है a की पावर m की पावर n अपॉन d, और n अपॉन d इंटीजर है बच्चों, अभी ऊपर लिखा है आपने, तो ये e आ गया। ठीक हो गया, आपने इसको e दिखा दिया है। हमारा यही क्लेम रहेगा अब कि जो m अपॉन d है उसे हम ऑर्डर दिखा दें, तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आप लोगों में से कई बच्चों से मैंने कई बार कह दिया है कि आप लोग क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो समय पे जुड़िए, आपको जब याद आ रही है तब आप जुड़। हम यही प्रूफ कर देंगे कि a टू द पावर n का जो ऑर्डर है वो एक्चुअली m अपॉन d ही है। तो ये हम कैसे प्रूफ करें? ये हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर r है सच दैट a टू द पावर n टू द पावर r e आ रहा है, तो हम ये दिखा देंगे कि m अपॉन d डिवाइड्स r। तो m अपॉन d द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में था वही फॉलो करना। लेट r be a positive integer such that a to the power n to the power r e है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब a to the power n r इक्वल टू e है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n r। ऑर्डर ऑफ a कितना लिया था बच्चों हमने?
यहाँ पर Sir, देखिएगा, I am. M. क्वेश्चन 1 में देखिएगा, m है, तो दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स nr, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, m अपॉन डी डिवाइड्स n अपॉन डी इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, m अपॉन डी एंड n अपॉन डी आर इंटीजर्स, हमने पीछे किया था। अगर ये इंटीजर नहीं आते तब नहीं लिख सकते थे बच्चों ऐसा, अगर इंटीजर आए तो लिख सकते हैं ऐसा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब m अपॉन डी किसको डिवाइड करेगा, R. क्यों भाई, GCD. ऑफ m अपॉन डी और n अपॉन डी 1 है, तो वो तो रिलेटिवली प्राइम है, तो m अपॉन डी ही r को डिवाइड करेगा, तो m अपॉन डी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ या नहीं, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that e to the power n to the power m upon d equal to, तो ऑर्डर ऑफ e to the power n कितना हुआ, m upon d, मतलब m upon d का मतलब जीसीडी ऑफ, सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. I am. तो किसी ग्रुप में अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर मालूम है तो उस एलिमेंट की डिफरेंट इंटीजर पावर के ऑर्डर भी आपको पता चल जाएंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल से समझते भी हैं। वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा और प्रूफ है, आई टू द पावर 4 1 होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ आई कितना हुआ 4। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ आई स्क्वायर कितना होना चाहिए, डायरेक्टली इस थ्योरम से क्या करना चाहिए, हेलो, सर 2 आएगा। नहीं हमें आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसेस बताइए ना कितना आएगा, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। M4 है, ऑर्डर Sir, 4 है और इनका GCD 2 आएगा। जीसीडी ऑफ 4 or 2. 4 और 2 प्लीज, हाँ आंसर क्या आएगा हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम तो इस पे कह रहे हैं। ऑर्डर ऑफ आई क्यूब क्या आएगा, 4 upon GCD of 4, 3. ये सही है या नहीं? आई क्यूब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा सा ग्रुप है, आई स्क्वायर -1 होता है इंटू आई, तो माइनस आई का ऑर्डर वही होगा या नहीं जो आई का है, तो आई क्यूब सही जाए या नहीं सोचिए। सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, दूसरा एग्जांपल, लेट्स सी इक्वल टू u9, u9 में कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 1 2 4 7 भी। 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9, ठीक है। Yes, यस sir. ग्रुप ये था, इसमें हर एक का ऑर्डर पे बात करते हैं।
ऑर्डर ऑफ वन, वो तो वन ही होगा, वो छोड़ो, आइडेंटिटी है। टू का ऑर्डर बताइए। टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, वो है। टू क्यूब एट है, वो भी है। टू की पावर फोर कितना होगा? टू की पावर फोर मॉड्यूलो नाइन। थोड़ी नंबर थ्योरी लगाइए। कॉन्ग्रुएंस कितना आएगा रिमाइंडर? 16। 5. 9 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 7. 7। Yes, sir. टू की पावर फाइव, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर, ये 5. 14। 14 को 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 5. 5. 5। दोनों साइड फिर टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू की पावर सिक्स। देखो, आप जितनी मैथ्स पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल रहा है। टू से दोनों साइड 10, 1। 1. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ टू कितना है? 6. 6। तो आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है। टू का अगर 6 है, और ग्रुप का ऑर्डर भी उतना ही है। देखिए, दो एलिमेंट ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, टोटल 6। ग्रुप का एलिमेंट ऑर्डर भी वही है जो एलिमेंट का ऑर्डर है। ग्रुप में भी 6 एलिमेंट है और एलिमेंट ऑर्डर भी। तो अभी साइक्लिक बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि ये जनरेटर है, सब जनरेट हो जाएंगे इससे। ऐसे आप अप टू स्क्वायर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो कितना लिखेंगे? 6 upon कौन? GCD of 6 and 2. तो टू ही आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ टू क्यूब So, 2. बस। क्या मैं बाकी बच्चों को भी समझा पाया? अब ये सब एक एलिमेंट का ऑर्डर पता चल जाए तो उसकी डिफरेंट पावर का ऑर्डर हम ग्रुप में निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो फिर बच्चों, यहां से हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आप लोग जरा ये U8 में हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालिए, क्वेश्चन बना लीजिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ U8। U8 में देखिए तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। सर आइडेंटिटी के अलावा सबका ऑर्डर 2 आ रहा है। Yes, sir. हाँ बच्चों, निचिता आप क्या कर रही थी? सर आइडेंटिटी के अलावा बाकी सबका ऑर्डर 2 आ रहा है। अच्छा, तो आप लोग अभी गौर करिएगा, इस ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आया जिसका ऑर्डर उतना हो जितना ग्रुप का ऑर्डर है। क्यों? Yes, sir. ग्रुप का ऑर्डर आपका 4 आ रहा है और आपको 4 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं मिल पाया है, नहीं ऐसा? Yes, sir. चलो ठीक है।
तो अब इस पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पहले हम प्रॉपर वे में डिफाइन कर लेते हैं यहां से साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। तो बच्चों अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे तो वो ग्रुप को साइक्लिक कहेंगे और उस एलिमेंट को जनरेटर कहेंगे। इफ अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल भी जो लिखा है, इफ एन एलिमेंट A generates the whole group, then G is cyclic and A is generator of G। तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, A is generated by this। A से जनरेट होने का मतलब इस तरह से लिखना दोनों साइड। ये तो हम लीनियर अलजेब्रा में भी करते हैं बच्चों। एस से जनरेट होने वाला ऐसे भी लिखते हैं और कई बार हम अच्छा नहीं लगता तो हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाइए कि अच्छा इससे जनरेट होने वाले सेट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जी ऐसा ले लीजिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में। तो चाहे जी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है आई की डिफरेंट पावर करिए, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 और भी कर सकते हैं, करते रहिए। मिलेंगे ये 4 एलिमेंट ही, 5वां नहीं मिलेगा कोई और। ऐसा होगा या नहीं होगा सोचिए। हेलो। यस सर। तो फिर ऐसे ग्रुप को क्या बोल देंगे? साइक्लिक। हाँ, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे क्योंकि ये एक ही एलिमेंट की साइकिल जैसी बनते रहती है, उसी का स्क्वायर क्यूब करते रहो, पूरा घूमते घामते दोबारा पूरा आ गया। तो हमने सोचा कि पूरा ग्रुप भी क्यों लिखा जाए, जब एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है तो उसी को लिखा जाए, बस उससे आ जाएगा जब भी आना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई और ऐसा साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। Z प्लस साइक्लिक ग्रुप है एंड दिस इज जनरेटेड बाई 1 और -1। हाँ, अभी 1 पे ही बात कर लेते हैं, फिर इनवर्स पे आएंगे अभी। ठीक है, तीसरा U9 n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। अब क्योंकि मैंने ये पढ़ा चुका हूं तो मैं सीधे लिख देता हूं, ये ओमेगा से जनरेट होगा। ओमेगा था आयोटा टू पावर आई 2π/n। याद है मैंने ऐसे ओमेगा लिया था। आप n की जगह 3 रख लीजिए, क्यूब रूट्स भी इसी से हो जाएगा। 4/4 रूट्स तो आपका एग्जाम्पल 1 मैंने किया ही है, सब इसी से हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट से ये सब जनरेट हो जा रहे हैं। तो ये साइक्लिक के कुछ एग्जाम्पल थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हर ग्रुप साइक्लिक होगा हमेशा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक एग्जाम्पल ये भी देता हूं, दिस रेशनल स्टार कलेक्शन एडिशन में ग्रुप होता है बट ये साइक्लिक नहीं है, इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि इसे प्रूव करिए कि साइक्लिक क्यों नहीं है। सपोज दिस बी ए साइक्लिक ग्रुप, मान लो चलो
तो भाई साइक्लिक है तो आपको ट्यू का कोई जनरेटर भी दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं ट्यू किसी रेशनल नंबर m बाई n से जनरेट होता है, जहां m क्या होगा, इंटीजर, n नेचुरल नेचुरल नंबर, और जीसीडी ऑफ mn 1। 1। ठीक है, अब इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएगा। सपोज कोई x है रेशनल नंबर, तो जो x होगा वो सम एडिशन में m बाई n प्लस m बाई, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है, कुछ बार करने पे मान लो लैम्डा टाइम्स करने पे ऐसा मिल जाएगा। अब बात यह है कि x क्या ले, तो मेरी राय में आप यहाँ जो लैम्डा ले रहे हैं वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, इतनी बार जोड़ रहे हैं तो x हो जाएगा लैम्डा टाइम्स m अपॉन x भी रेशनल नंबर है, तो ऐसा रेशनल नंबर ले लीजिए जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ जाए, तो 1/5n ले लेता हूं। ये भी रेशनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि n तो नेचुरल है, ऐसा ले सकते हैं। यस सर। तो आपको मिल जाएगा x जो 1/5n इक्वल टू लैम्डा m अपॉन n से n कट जाएगा, तो लैम्डा इंटू m इक्वल टू 1/5। अब मुझे जरा बताइए लैम्डा क्या है, Natural number. m क्या है, Integer. Integer. तो दोनों इंटीजर ही हो गए, मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या 1/5 पॉसिबल है? नो सर। No, sir. हाँ, तो ऐसा कुछ भी ले लो, 1/3, 1/2, 1/6, 2/7, रेशनल तो हो जाएगा, लेकिन यहां कैसे ले आओगे फिर? तो यहां से ये समझने की जरूरत है कि ये तो टेंट्राइड्सन हो गया भाई, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 से कम, तो फिर क्या लिखेंगे उसके बाद? इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। इनिशियल एज्यूम्पशन क्या था ये देखिए तो, और वो रॉन्ग है, तो सोच लीजिए। तो क्या मैं सभी को समझा पाया कि हर एक ग्रुप साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, नहीं भी होगा, मतलब Yes, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है, कोई अगर ग्रुप साइक्लिक है तो क्या उसका एक ही जनरेटर होता होगा या एक से ज्यादा भी जनरेटर होते हैं? अभी तो हमने एक दिखाया थोड़ी देर पहले, मैंने बाकियों पे गया ही नहीं मैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक से ज्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। पहला तो यही है कि अगर कोई एलिमेंट जनरेटर हो गया, मतलब ग्रुप साइक्लिक हो गया, एक एलिमेंट अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। पहला काम तो हम यही करते हैं। इफ जी, ऐसे सीधे लैंग्वेज में लिख देता हूं, अगर जी ऐसा है, मतलब जी साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है, देन डेफिनेटली जी विल बी जनरेटेड बाय ए इनवर्स आल्सो। अब ये थ्योरम रो, क्वेश्चन रो, 2 लाइन का टोटल है। Let G is generated by A. This implies every x belongs to G. कोई भी अगर एलिमेंट G का लेंगे तो वो x टू A की कुछ पावर होगा, मान लो ये, ठीक है, मतलब A की पावर का मतलब A को n बार ऑपरेट करके आएगा, ऑपरेशन जो भी है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? yes, sir.
तो इसका मतलब ये एटी पावर -1 से भी जनरेट हो गया, -n टाइम्स। यहाँ पर n इंटीजर था, तो इसका मतलब है कि x अगर जनरेट हो सकता तो x तो कोई भी एलिमेंट है, तो पूरा ग्रुप ही जनरेट हो जाएगा A इनवर्स। ये प्रूफ हो गया बच्चों। कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहला तो यही मिल गया। तो मतलब ग्रुप में अगर ये मान लो अगर एक एलिमेंट जनरेटर बन गया तो उसका इनवर्स भी जनरेटर हो गया, तो सीधे सीधे मिल गए। हाँ, इनके अलावा और जनरेटर कौन से होते हैं उसके लिए हमें अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आज बताने के मूड में नहीं हूँ सारी चीजें। दूसरी बात साइक्लिक ग्रुप में जो हमें यहां से समझ में आती है वो ये है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो गारंटी है एबिलियन है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो पहले साइक्लिक लेके चलना है और एबिलियन प्रूफ करना है। लेट जी साइक्लिक है और किसी ए से जनरेट हो रहा है, चलो ठीक है भाई। इसका मतलब हर एलिमेंट ए की कुछ पावर है। पावर का मतलब समझते हो ना बच्चों यहां पर? ए की पावर m का मतलब ए को m बार मल्टीप्लाई करना जरूरी है। सर ऑपरेट करना। हाँ, ए ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन है वो लगाना है। ठीक है, नाउ एक्स वाई कितना होगा? ए टू द पावर m, ए टू द पावर m प्लस n। लेकिन mn तो इंटीजर है, तो इंटीजर का सम कम्यूटेटिव होता है या नहीं? यस सर। तो ए टू द पावर n, ए टू द पावर m हो जाएगा। तो ये y(x), तो xy equal to y(x), but x and y are arbitrary, so this must be true for every two elements of G। तो इसका मतलब क्या हो गया? जी इज एबिलियन। चीज है पहले। तो अगर साइक्लिक है तो ये गारंटी है। अब एक कोई एग्जांपल दीजिए जो एबिलियन तो हो, साइक्लिक ना हो। तो Q प्लस हो गया सर। वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? U8 सर, U8 क्लैंस 4 ग्रुप। हाँ, अभी क्लैन तो, हाँ क्लैन याद है तो ठीक है, नहीं तो U8 अभी हमने पढ़ा था। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, उससे किसी भी एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट नहीं हो पाएगा। तो काउंटर एग्जांपल में आप U8 दे सकते हैं और Q प्लस दे सकते हैं। बोथ आर एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो ग्रुप एबिलियन तो है, साइक्लिक नहीं है। चलो ठीक है, अब हमने दो चीजें देख ली इसमें छोटी छोटी। अब जो सरल पार्ट है पहले वो करते हैं। सरल यह है बच्चों, अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक है, एक ग्रुप है जो इनफाइनाइट है और साइक्लिक भी है, तो गारंटी है उसके केवल दो ही इनवर्स होंगे, ज्यादा हो ही नहीं सकते। सॉरी, दो ही जनरेटर होंगे। किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो से ज्यादा जनरेटर हो ही नहीं सकते, दो से कम भी नहीं, एग्जैक्टली दो ही मिलेंगे। लेकिन फाइनाइट के लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है और यूजफुल वही है।
तो वो टाइम थोड़ा लेगा चीजों को समझने में। इनफाइनाइट का छोटा सा है, वो कर लेते हैं। Every infinite cyclic group has exactly two generators. तो दो ही जनरेटर होते हैं। जी 8 साइक्लिक ग्रुप है। तो एक बात बताओ, ऑब्वियसली ए टू द पावर एन अगर ई कह रहा हूं तो एन कितना होगा? 0। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? 0 ही क्यों? अदरवाइज G is finite. अदरवाइज अगर ए का ऑर्डर, अगर आप एन ई लिख रहे हैं तो एन मतलब ए को 0 बार लिख सकते हैं या इनफाइनाइट बार। इनफाइनाइट छोड़ो, 0 लिखना सही है। अदरवाइज So finite. ए स्क्वायर ए क्यूब आप करते जाओगे, ए टू द पावर एन माइनस 1, फिर ए टू द पावर एन, तो फिर ई आ जाएगा, फिर ए टू द पावर एन प्लस 1, तो फिर ए आ जाएगा, फिर तो यही हो जाएगा। दैट इज जी इज फाइनाइट हो जाएगा। बच्चों ये समझ पा रहे हैं सभी लोग या नहीं? अगर आप यहां पर एन 0 नहीं कहेंगे और आप कहेंगे एन कोई फाइनाइट नेचुरल नंबर है ऑर्डर, तो ग्रुप इतना ही बने पाएगा, फिर वही सब घूमते फिरते रहेंगे। जैसे आई टू द पावर 4 1 होता है तो इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर 4 ही होगा, फिर पांचवा एलिमेंट आ ही नहीं सकता, इसमें फाइनाइट हो जाएगा। और आप तो लिख रहे हो कि इनफाइनाइट है ग्रुप। क्या मैं समझा पाया सबको? Yes, sir. Yes, तो अगर sir. आपको इनफाइनाइट की बात करनी है तो यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, सपोज 8 जनरेटर बी अनदर जनरेटर ऑफ जी, दैट इज जी जो है वो बी से भी जनरेट होता है, मान लेते हैं। ठीक हो गया। सिंस ए जो था जी का एलिमेंट है और जी बी से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो ए है वो बी टू द पावर सम पावर से आ जाएगा। लेकिन बी भी तो जी का एलिमेंट है और जी ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू ए टू द पावर सम एन से जनरेट हो। सो ए इक्वल टू बी की जो वैल्यू ए की पावर एन इक्वेशन 1 में रख दो, बी की जो ए की पावर एन की पावर एन, तो आपको मिला ए टू द पावर एम एन इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज ए टू द पावर एम एन माइनस 1 इक्वल टू ई। अब इक्वेशन 1 से सोचिए आप, ए टू द पावर एन अगर ई आ रहा है तो एन को क्या रखना है? 0। तो ए टू द पावर एम एन माइनस 1 अगर ई आ रहा है, दिस इंप्लाइज तो एम एन माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0. तो एम और एन तो इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों 1 हो या दोनों -1। सो बी इक्वल टू ए और ए इनवर्स, यहां पर रख लो एन। तो जो दूसरा है, अगर उसको पहले को ए मानते हो तो दूसरा ए इनवर्स है। क्या मैं समझा पाया सभी लोगों को? Yes, sir. बस हो गया, इतना ही करना था। तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इतनी बात समझनी है जो शुरू वाली थी, बस इक्वेशन 1 समझ में आनी चाहिए। बाकी ए और बी दो जनरेटर ले लीजिए और बस हो गया। बाकी मैथमेटिकल करना है, कैलकुलेशन 10 जी है
exactly two generators, A and A inverse, तो दो जनरेटर। इनफाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनाइट के लिए हमें ऑयलर फाइव फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इस फंक्शन की बाकी प्रॉपर्टीज हम नंबर थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इसका छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ कल करेंगे। कल की क्लास साइक्लिक के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई टाइम पर अटेंड करना शुरू करिए, ज्वाइन करना, ठीक है। और बाकी मेंटेन करना जरूरी है बच्चों। सीखना बहुत आसान काम है, सबसे टफ काम है उसको मेंटेन करना, वो जरूरी है, वरना सीखा हुआ भी क्या फायदा। तो अभी इतना ही करते हैं। आज कुछ कहना या पूछना है तो बोलिएगा।